विक्रम संवत के इतिहास को हम अपनी सारी भावनाओं को दूर रखकर इतिहासकारों की नजर से देखेंगे। अभी तक के प्राप्त शिलालेखों के अनुसार शुरुआत में इसे विक्रम संवत नहीं कहा जाता था, बल्कि केवल कृत कहा जाता था। कृत शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं। स्वर्ण युग, किसी एक राजा का नाम, कुछ निर्माण या बनाया जाना, या साधारण शब्दों में शुरुआत। कृत का सबसे पहला प्रमाण आया है इसके 282वें वर्ष में। 5वीं शताब्दी में इसको मालव गण से जोड़कर देखा जाने लगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है मंदसौर के औलिकार राजा यशोधर्मा का अभिलेख। इसके साथ साथ कई जगहों पर मालवों की विजय, इस तरह का जयघोष भी साथ में मिलता है। मालव गण, मालव गणराज्य वगैरह। इसकी घोषणा मालव गणराज्य के सिक्कों पर भी मिलती है। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में यह मालवों का गणराज्य, जिसे ग्रीक में मलोई कहा जाता था, यह पंजाब में मुल्तान के आसपास हुआ करता था। ऐसा कहा जाता है कि मालोई से सिकंदर का घोर संग्राम हुआ था, जिसमें सिकंदर मरते मरते बचा। कालांतर में संभवतः विदेशी आक्रांताओं के दबाव में आकर यह मालव जाति पंजाब से पूर्वी राजस्थान होते हुए मध्य भारत में आई, जहां अधिकांश शुरुआती शिलालेख पाए गए हैं। संवत दरअसल संवत्सर शब्द का ही सरलीकरण है, तो ये मालव संवत कहलाए जाने लगा। इनमें मालवेश और मालवाधीश का भी जिक्र मिलता है। ये मालवाधीश विक्रमादित्य नहीं तो और कौन। कुछ इतिहासकारों ने इसको कृत बताया है। कृत मतलब खरीदा हुआ, जो भेन सांग के जमाने में उत्तर पश्चिम भारत के विदेशी लोगों के लिए भी इस्तेमाल होता था। तो एक लंबे समय तक इतिहासकारों का ऐसा मानना रहा कि यह संवत विदेशी लोगों के जरिए भारत में आया है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि इससे पहले भारत में संवत के हिसाब से काल गणना नहीं होती थी, बल्कि किसी राजा के शासन काल के वर्ष का उल्लेख होता था, जैसे सम्राट अशोक के शासन के 4थे वर्ष में वगैरह। और ये बात सत्य है, लेकिन फिर सवाल उठता है कि मालव जाति जैसी स्वतंत्रता प्रिय जाति आखिर कोई विदेशी संवत भला क्यों स्वीकार करेगी। फिर कुछ इतिहासकारों ने कृत का मतलब ऋतु परिवर्तन से निकाला है। भारतीय लोगों के लिए सबसे सुहानी ऋतु है बसंत, तो यहीं से नए वर्ष की शुरुआत भी मानी गई। मध्य भारत में जब से यह परिपाठी शुरू हुई, तब से यह काल गणना शुरू हुई, ऐसा उनका कहना है। ये सब ऊल जलूल की दलीलें इतिहासकार इसलिए देते रहे हैं कि उनकी पक्की धारणा है कि उज्जैन का कोई शकारी विक्रमादित्य हुआ ही नहीं था, जिसे नकारने का कोई भी ठोस कारण मौजूद नहीं है। इन सब में से केवल ये 2 संभावनाएं ही उचित लगती हैं। तो इसका एक ही अर्थ निकलता है कि 57 ईसा पूर्व में निश्चित ही कोई उल्लेखनीय घटना हुई होगी, जिसका मालवा क्षेत्र और संभवतः मालव लोगों से काफी गहरा नाता रहा होगा। विक्रम का एक अर्थ होता है विजय, जैसे कालिदास का प्रसिद्ध नाटक विक्रमोर्वशीयम। एक और मजे की बात, इसको कभी गुप्त सम्राटों ने इस्तेमाल नहीं किया। इतिहासकारों का कहना है कि विक्रमादित्य लोक कथाओं और कहानियों में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि लोगों ने खुद इस संवत को विक्रमादित्य से जोड़ दिया। 8वीं शताब्दी में पहली बार इसको विक्रम नाम के साथ देखा गया। यह संवत स्पष्ट रूप से विक्रमादित्य से जुड़ गया। धीरे धीरे विक्रम शब्द भी चला गया और सिर्फ संवत रह गया। इस संवत को गंगा के मैदानों में ले जाने का श्रेय जाता है 6ठी शताब्दी के कन्नौज के मौखरी राजा ईशान वर्मन को। फिर गुर्जर प्रतिहारों ने इसका एक बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इससे यह सारे उत्तर भारत में लोकप्रिय हो गया। गुर्जर प्रतिहारों के बाद गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी, राजस्थान के गहलोत और चौहान, मालवा के परमार, कन्नौज के गाहड़वाल या गहदवाल शासकों ने इसका इस्तेमाल करके इसको लोकप्रिय बनाए रखा। यह भी मजे की बात है कि जहां पर गुर्जर प्रतिहारों का प्रभाव नहीं था, वहां यह संवत आज भी लोकप्रिय नहीं है, जैसे बंगाल, उड़ीसा, असम और महाराष्ट्र समेत सारा दक्षिण भारत। इसका एक अपवाद नेपाल है। सन 1901 में नेपाल के राणाओं ने इसे नेपाल का औपचारिक सरकारी संवत बना दिया। भारत का औपचारिक सरकारी संवत है शक संवत, जिसकी कहानी तो और भी ज्यादा उलझी हुई है।